क्या तुम मेरे सामने भी ड्रामा करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जसविंदर ने पैंथर को घूरते हुए पूछा। पैंथर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर सिंह, मैं अभी आपको वहाँ ले चलता हूँ। इतना कहकर पैंथर ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें ये ऑर्डर मिस्टर मित्रन ने नहीं दिए हैं। हम मिस्टर मित्रन के लिए काम नहीं करते। हालांकि मित्रन का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, पर जिस शख्स ने हमें ये ऑर्डर दिए हैं वो मिस्टर मित्रन नहीं है। सच्चाई ये है, पर्दे के पीछे मिस्टर सिंह की आल्डो फैमिली है। क्या आप उनके पास चलना चाहेंगे? पैंथर जसविंदर की ताकत को जानता था, लेकिन उसमें आल्डो फैमिली को नाराज करने की हिम्मत भी नहीं थी। पर इस समय जसविंदर सामने खड़ा था और पैंथर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जसविंदर को नाराज करे। जसविंदर ने हॉक आई सिस्टम की मदद से पैंथर के हर मूवमेंट की सारी जानकारी पहले ही पा ली थी। इसलिए जसविंदर ने पैंथर के सामने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? जिसने भी ध्रुव को छेड़ने की कोशिश की, समझ लो मुझे लड़ने के लिए ललकारा है। मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। पैंथर आल्डो फैमिली के लिए काम करता था। आल्डो फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस था। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी फैमिली आल्डो फैमिली को अच्छे से जानती थी, पर बड़े लोगों को छोड़ दें तो बहुत कम लोग थे जो आल्डो फैमिली के बारे में जानते हों। इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी आल्डो फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल रहती थी। ध्रुव ने निहाल से कहा, तुम निधि को वापस छोड़ देना। मैं देखने जा रहा हूँ कि 90,000 करोड़ रुपए की औकात रखने वाली आल्डो फैमिली कितनी ताकतवर है। फिर ध्रुव ने जसविंदर को देखकर कहा, लेट्स गो। ध्रुव को आल्डो फैमिली से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड देखकर निहाल ने पूछा, ध्रुव सर, क्या मुझे भी आपके साथ आना होगा? जवाब में ध्रुव ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। वापस जाने के बाद क्या तुम गिल फैमिली के असिस्टेंट को एक जगह भेज सकते हो? निहाल ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे लगा नहीं कि अभी ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत है। पर ध्रुव की नजरों को देखकर निहाल कुछ नहीं कर सका। फिर भी उसने पूछ लिया, ध्रुव सर, मैं जब इतने दिन यहाँ नहीं था तब आपने क्या किया? गिल फैमिली के असिस्टेंट के साथ ध्रुव की ये पहली मुलाकात हो रही थी। अगर ध्रुव ने कोई गलती की तो फ्यूचर में ध्रुव को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। पर जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं बताया। उसने निहाल को देखकर केवल इतना ही कहा, तुम पहले जाओ, निधि को घर छोड़ दो। ध्रुव का मानना था कि अगर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है तो इतने सवाल जवाब क्यों? हालांकि निहाल का सवाल भी सही था। गिल फैमिली के असिस्टेंट के सामने ध्रुव का इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। जब निहाल ने देखा कि ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसने दोबारा कोई सवाल नहीं पूछा। निहाल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है ध्रुव सर, मैं जा रहा हूँ। फिर निधि को देखकर पूछा, तो मिस वर्मा, हम लोग चलें? निधि हैरान थी। पहले तेजस्वी और अब ये पैंथर, जो भी सामने आ रहा था ध्रुव के सामने सरेंडर कर दे रहा था। कोई ताकत से, कोई बातों से। ध्रुव को लेकर और भी सीक्रेट सामने आ रहे थे। कार में बैठने और फिर से हाईवे पर जाने के बाद निधि खुद को रोक नहीं पाई। उसने निहाल से पूछा, सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि ध्रुव असल में है कौन? I mean, ध्रुव किस तरह का इंसान है? निहाल ने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, अगर मिस वर्मा को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब है कि ध्रुव सर ने आपको कुछ नहीं बताया है। आई एम सॉरी टू से मिस वर्मा, मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता। निहाल के जवाब पर निधि कुछ देर चुप रही और थोड़ी देर बाद निधि ने फिर से पूछा, ओके, मुझे ध्रुव के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है, पर क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकती हूँ? निहाल ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, ऑफ कोर्स मिस वर्मा, पूछिए। तो निधि ने पूछा, ध्रुव और तेजस्वी के बीच क्या गड़बड़ है? निधि बहुत चौकन्नी थी। अभी जो हुआ उसे देखकर निधि की समझ में आ गया था कि ध्रुव और तेजस्वी किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। वो दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच काफी मनमुटाव चल रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा था। निहाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरी जानकारी सही है तो ये एक पारिवारिक झगड़ा है, या कहें कि ये विरासत की जंग है। विरासत की जंग? ये सुनकर निधि थोड़ा हैरान थी। उसने फिर से पूछा, ये कौन सा समय चल रहा है? पारिवारिक झगड़ा, विरासत की जंग आज के जमाने में क्यों होने लगी? पुराने जमाने में राज परिवार के लोगों के बीच इस तरह की बातें सुनी जाती थी, पर आज के जमाने में निहाल ये कैसी बातें कर रहा था? आज के जमाने में सभी बड़े परिवार अपनी सारी दौलत या तो अपने बच्चों में बराबर बांट देते हैं या अपनी जायदाद को अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि जो भी लड़का जिस फील्ड का जानकार हो वो उसे हासिल कर ले। निधि की बात सुनकर निहाल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, इसलिए वो मुस्कुराया और बहुत ही पोलाइटली बोला, आप अभी समझ नहीं पाएंगी मिस वर्मा, और मैं इस समय भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। निधि ने चुप रहना ही ठीक समझा।
क्योंकि अब तक निधि को समझ में आ गया था कि निहाल से उसे कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है। इसलिए निधि ने टॉपिक चेंज करते हुए निहाल से फिर पूछा, आप ध्रुव के बटलर हैं, राइट? और आप काफी सालों से उसकी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको मेरी ध्रुव के साथ सगाई के बारे में कुछ भी पता है? अगर पता है तो प्लीज अब कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करिएगा, प्लीज। इस बार निहाल ने निधि की तरफ एक पल देखकर कहा, ये सच है, आपके दादाजी ने ध्रुव सर के दादाजी से कांटेक्ट किया था और वो आपकी शादी ध्रुव से कराना चाहते थे। निहाल को जो भी पता था उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया था। जब निधि ने ये सुना तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। क्या सचमुच निधि की सगाई उसके दादाजी ने कर दी थी? जब निधि घर पहुंची तो उसने सबसे पहले अपने दादाजी को फोन किया। फोन के दूसरी ओर निधि के दादाजी ने फोन उठाया और निधि की आवाज सुनकर बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए निधि की कॉल का जवाब दिया। निधि, कैसी हो मेरी बच्ची? और क्या हाल है हमारे यूपी के? मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। दादाजी की बात सुनकर निधि इतनी हैरान थी कि वो भूल गई थी कि उसे अपने दादाजी से कुछ पूछना है। क्या दादाजी, आप वापस आ रहे हैं? निधि के दादाजी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत दिनों तक विदेश में रहने की आदत नहीं है। हालांकि मेरी वापसी एक सीक्रेट है। तुम ध्रुव के अलावा और किसी को कुछ मत बताना। दादाजी ने और भी कुछ कहा पर निधि सुन ही नहीं पाई, क्योंकि वो हैरान थी कि उसके दादाजी हमेशा उससे प्यार करते थे और हमेशा उसे सबसे पहले बताते थे कि वो घर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वर्मा फैमिली में किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिल पाती थी। फिर ध्रुव अचानक से इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया कि निधि ध्रुव के अलावा और किसी को कुछ ना बताए? अभी निधि कुछ कहती तब तक दादाजी ने अपनी बात खत्म करके निधि के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे फोन कट कर दिया। ठीक है, मैं अब रखता हूँ। चलो बाय, अपना ख्याल रखना। निधि को बहुत हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके दादाजी के मन में केवल ध्रुव भर गया था। एल्डो फैमिली के बंगले पर पैंथर वापस आ गया है। उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए कहो। वो अब भी मन ही मन बुदबुदा रही थी। जब सभी मसले हल करने के लिए पैंथर है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? एल्डो फैमिली एक छिपी हुई जगह में शांति से अकेले रहती थी। उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे लोग थे जो एल्डो फैमिली के बारे में जानते थे। एल्डो के मेन गेट पर जब वॉचमैन ने देखा कि पैंथर वापस आ गया है तो उसने तुरंत बंगले में रहने वाले लोगों को फोन करके बता दिया। बंगले की मालकिन और तेजस्वी मित्रन की मां समांथा, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था पर शादी के बाद वो भारत और फ्रांस में बराबर रही थी, उन्होंने जब सुना कि पैंथर वापस आ गया है तो उन्हें लगा कि तेजस्वी से जुड़ा मसला हल हो गया होगा, क्योंकि आज तक कभी भी पैंथर फेल होकर नहीं आया था। वो खुशी से मुस्कुराती हुई कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर दंग रह गई कि कमरे में पैंथर के अलावा और भी बहुत से लोग थे। समांथा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या चल रहा है? उनकी नजर में पैंथर भारत का सबसे टॉप लेवल का किलर था। स्टील ट्रियो के बॉस को समांथा के दिमाग और पैंथर की ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने पैंथर को समांथा की मदद के लिए भेजा था। लेकिन इस समय पैंथर जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो आज उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर दिखता था। समांथा ने जब देखा कि किसी ने उनका उत्तर नहीं दिया है तो उन्होंने फिर से पूछा, कौन हो तुम लोग? जवाब में ध्रुव ने मुस्कुरा कर कहा, कमाल है, तुम भी मुझे नहीं जानती। समांथा का एटीट्यूड काफी खतरनाक लग रहा था। पूरे देश में बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो उनके घर के अंदर आ पाए, पर ध्रुव रिलैक्स था। ध्रुव से ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग भी देश में कम ही थे। ध्रुव के सवाल पर समांथा ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, लेट हिम गो। और कौन हो तुम? और मेरा तुम्हें जानना क्यों जरूरी है? मैंने कहा उसे छोड़ दो। ध्रुव ने पीछे मुड़कर जसविंदर से कहा, डू इट नाउ। जसविंदर सिंह ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाया और जमीन पर घुटनों के बल बैठे पैंथर के पैर के ऊपर चढ़ गया। पैंथर का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उसको भयानक दर्द हो रहा है, पर पैंथर 1 इंच भी नहीं हिला, न ही उसने जसविंदर को रोकने की कोशिश की। तभी एक चीख के साथ पैंथर की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी, लेकिन पैंथर अभी भी अपनी जगह बैठा रहा। पैंथर जसविंदर के आगे जरा भी रेजिस्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर समांथा बेहद हैरान थी। ये वो पैंथर नहीं था जिसे समांथा इतने सालों से जानती थी। पैंथर को समांथा के पास आए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया था। समांथा को याद आया कि पिछले 3 सालों में उसने कितने ही कामों को अंजाम दिया था। समांथा की नजरों में पैंथर की एक खूंखार इमेज थी। वो खूंखार, निर्दयी, फिजिकली फिट और बहुत फुर्तीला था।
आज तक पैंथर जिस इंसान को मारने निकला था उसने अगले दिन का सूरज नहीं देखा था, लेकिन इस समय पैंथर डरावना नहीं बेचारा लग रहा था। वो कुत्ते की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। समांथा ने जसविंदर को घूर कर देखा और फिर ध्रुव की ओर देखकर अंत में कहा, ओह, तो तुम आए हो। तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। क्या तुमको लगता है कि अगर पैंथर तुमको मारने में फेल हो गया तो तुम मेरे घर में घुसकर यहाँ प्रॉब्लम खड़ी कर लोगे? तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो कि पैंथर फेल रहा है ना? समांथा के पास अभी भी कई लोग थे, पर ध्रुव की तरफ केवल वो और जसविंदर 2 ही लोग थे। समांथा को विश्वास था कि ध्रुव और जसविंदर आ तो गए पर अब जा नहीं पाएंगे, पर ध्रुव को इन सब की परवाह नहीं थी। ध्रुव ने समांथा की ओर देखकर जसविंदर से कहा, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। ध्रुव की बात सुनकर समांथा ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि गिल फैमिली को पता चला तो क्या होगा? ध्रुव ने समांथा की ओर देखकर कहा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम्हें डरना चाहिए। पूरी आल्डो फैमिली में तुम्हारी अकेले की प्रॉपर्टी की नेटवर्थ अकेले 90,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। तुम्हारे पास इतने बड़े एसेट्स हैं, लेकिन गिल फैमिली में तुम्हारे लड़के के प्रोफाइल में लिखा है कि वो 1 पेरेंट फैमिली से है। ध्रुव की बात सुनकर समांथा का शरीर कांप उठा। ध्रुव को गिल फैमिली के बारे में इतनी जानकारी कैसे पता चल सकती है? ध्रुव आगे कहता गया, तुम और तेजस्वी के पापा शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेजस्वी संतोष का बेटा भी नहीं है और तुम सिर्फ अपने बेटे को गिल फैमिली से जोड़ने के लिए संतोष के नाम को इस्तेमाल करना चाहती हो। तुमने जो किया है उसे गिल फैमिली में धोखाधड़ी माना जाता है। ध्रुव का एक एक शब्द सख्त था, जिसे सुनकर समांथा का शरीर कांप रहा था, पर फिर भी उसने खुद को संभालते हुए ध्रुव से कहा, बकवास। ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं जो कह रहा हूँ वो बकवास नहीं है। चिंता मत करो, मैंने गिल फैमिली के असिस्टेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्द ही यहाँ आती होगी। ध्रुव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ये सुनकर समांथा घबरा गई। ध्रुव के पास समांथा की सोच से परे की इंफॉर्मेशन थी। पिछले कई सालों से किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ था। समांथा और आल्डो फैमिली बहुत शांत दिखती थी, लेकिन असल में वो लोग शतरंज का खेल बहुत होशियारी से खेल रहे थे। यहाँ तक कि गिल फैमिली को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। समांथा ने तेजस्वी के डीएनए टेस्ट में भी कुछ गड़बड़ की थी, और तो और खुद तेजस्वी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चला था। आज तक तेजस्वी को यही लगता रहा कि वो संतोष का बेटा है। समांथा के चेहरे पर आती चिंता की लकीरें देखकर ध्रुव ने फिर से पूछा, तो तुमने क्या सोचा? समांथा ने ध्रुव की आंखों में देखा। वो अंदर से डरी हुई थी, पर बाहर से खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही थी। पर ध्रुव के सवाल पर समांथा ने ध्रुव से पूछा, तुम क्या चाहते हो? जवाब में ध्रुव ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बस कुछ पैसे चाहिए। समांथा ने पूछा, कितने? जवाब में ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा, तेजस्वी के सारे पैसे मुझे चाहिए। समांथा ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तेजस्वी को गिल फैमिली का हिस्सा बनाने और ये विरासत दिलाने के लिए हमने कितनी कोशिशें की है? अगर मैं सारा पैसा तुमको दे दूंगी तो तेजस्वी गिल फैमिली की विरासत पाने में फेल हो जाएगा। समांथा के कहने पर ध्रुव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन तुम लोग अंत में फेल ही हो गए। इसके अलावा तुम काफी समझदार लग रही हो। तुम अच्छे से समझती हो कि अगर गिल फैमिली ने इस मामले की ढंग से जांच की तो तुम्हारा क्या हाल होगा। समांथा ने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सहा था। उसके पास जिंदगी का लंबा एक्सपीरियंस था। ध्रुव उसे इस तरह दबा नहीं सकता था। उसने गुस्से में ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम बहुत आगे निकल आए हो, इतना ऊंचा भी मत उड़ो। ध्रुव ने गुस्से में और भी ज्यादा सख्त आवाज में कहा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। ये तो केवल मेरा पहला कदम है। अगर तुम तेजस्वी को जिंदा रखना चाहती हो तो तुम अपने भगवान से दुआ मांगो कि तृप्ति जाग जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी को हॉस्पिटल के मेन गेट पर जिंदा दफना दूंगा। ये सुनकर समांथा गुस्से से उबलने लगी। मेरे बच्चे को दफन करोगे ध्रुव? तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। ध्रुव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डो फैमिली में परेशानी पैदा करने की? तुम गलत जगह आ गए हो।
समांथा की आवाज का कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बैकअप तैयार था। तभी जसविंदर सिंह ने ध्रुव से कहा, कोई आ रहा है। ध्रुव ने समांथा को देखकर समझाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जब तक डेंजरस ट्रूथ का सामना न कर लो तब तक नहीं मानोगी। ध्रुव की बात पर समांथा ने मुंह बनाकर बेफिक्री से कहा, ध्रुव, एल्डो के इलाके में आकर कोई भी मुझे धमका नहीं पाया है, ना धमका पाएगा। न मेरे इलाके में किसी को परेशानी खड़ी करने की इजाजत है। तुम खुद भी नहीं जानते कि एल्डो की फैमिली के पीछे कौन है। जब पता चलेगा ना, तब गिल फैमिली भी डरकर घुटनों के बल आ जाएगी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, कोई भी परेशानी पैदा नहीं कर पाया है तो ठीक है, मैं ही वो पहला इंसान बन जाता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने पलटकर जसविंदर से कहा, डू इट। समांथा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव अभी भी बेखौफ था। वो बेखौफ ही नहीं था बल्कि जसविंदर को ऑर्डर भी दे रहा था। समांथा गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव? तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। समांथा की बात खत्म होने से पहले ही जसविंदर समांथा के सामने खड़ा था। समांथा कई बॉडीगार्ड से घिरी थी, लेकिन जसविंदर के सामने कोई भी एक पल भी नहीं टिक पाया था। जसविंदर समांथा के ठीक सामने खड़ा था। वो इतना तेज था कि समांथा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकी। जसविंदर ने समांथा से कहा, हिलना मत, मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता। जसविंदर के सामने आते ही समांथा को जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। समांथा ने अपनी जिंदगी में इतने खतरनाक ऑरा वाले शख्स का सामना कभी नहीं किया था। यहाँ तक कि स्टील ट्रियो के इलाके में भी समांथा ने इतना ताकतवर इंसान नहीं देखा था। समांथा जसविंदर की ओर देखकर बोली, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? जसविंदर ने हंसते हुए कहा, पैसा? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? समांथा ने कॉन्फिडेंटली कहा, हर किसी को पैसों की जरूरत है। तुम कीमत तो बताओ, मैं तुमको 10 गुना कीमत दूंगी। देखो, तुम काफी पावरफुल लग रहे हो, पर जो आदमी सही समय पर सही फैसला लेता है उसे होशियार कहते हैं। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। समांथा ने जसविंदर पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे, पर जसविंदर भी सख्त इंसान था। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। समांथा ने एक सिडक्टिव सी मुस्कान के साथ कहा, हो, सच में? उधर बंगले के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आर्मी हमले के लिए तैयार खड़ी हो। उस आर्मी को देखकर जसविंदर और ध्रुव भी डर गए थे। आज के जमाने में इस तरह की आर्मी किसके पास होती है? अब समांथा की आवाज में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखने लगा था। ध्रुव, मुझे नहीं पता कि तुमको ये जानकारी कहाँ से मिली कि मैंने जानबूझकर अपने बेटे को गिल फैमिली में भेजा है। हालांकि ये जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। घर के बाहर आर्मी खड़ी देखकर समांथा थोड़ी रिलैक्स थी और अब वो सब कुछ अपने मुंह से बकती चली जा रही थी। फिर समांथा ने पैंथर की ओर देखकर कहा, तुम्हारे लिए क्या मैं मुहूर्त निकालूं? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, आप खड़े भी हो जाओ। पैंथर धीरे से सहारा लेकर खड़ा हो गया। बाहर लोगों को देखकर उसे भी बहुत हैरानी हो रही थी। उसे उम्मीद थी कि जरूरत पड़ने पर समांथा इतने सारे लोगों को खड़ा कर देगी, लेकिन उसने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि समांथा के पास इतने सारे हथियार होंगे। उन सभी लोगों के पास असली हथियार थे। समांथा यहाँ अकेली रहती थी, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने ध्रुव की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर गिल, क्या तुमको अब भी लगता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा जा पाओगे? ध्रुव को भी उम्मीद नहीं थी कि समांथा के पास इतने लोग और इतने एडवांस हथियार होंगे। अगर 100-200 लोग होते तो जसविंदर ध्रुव को सही सलामत यहाँ से निकाल सकता था, पर इतने एडवांस हथियारों के सामने अकेला जसविंदर भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर समांथा कहती जा रही थी, मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रही हूँ ध्रुव, तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। गिल फैमिली के उत्तराधिकारी की रेस से बाहर निकल जाओ और मेरे काम में कोई परेशानी खड़ी मत करो। तब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें एक आसान मौत मिले, नहीं तो तुम बहुत भयानक मौत मरोगे। और साथ वो सभी लोग जिनका तुमसे कुछ भी लेना देना है, सभी मारे जाएंगे। इतना कहकर समांथा ने अपनी घड़ी देखकर कहा, तुम्हारे पास अब केवल 20 सेकंड बचे हैं। इतना कहकर समांथा ने मुस्कुराकर ध्रुव को देखते हुए कहा, पता है ध्रुव, मुझे गिल फैमिली से पता चला कि तुम गिल फैमिली के सभी उत्तराधिकारियों के बीच सबसे आगे चल रहे हो, लेकिन तुमने मुझे छेड़ने की गलती कर दी। तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी।
एल्डो फैमिली को हर हाल में तेजस्वी को गिल फैमिली में पहुंचाना है और तुम्हें शमशान में। समांथा ने फिर से घड़ी देखकर कहा, ओके गाइस, टाइम्स अप। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। बाहर खड़े लोगों ने समांथा का इशारा भी देखा और आवाज भी सुनी, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। समांथा हैरान थी। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा उसका बटलर हाथ में फोन लेकर तेजी से समांथा के पास आकर बोला, मैडम, संतोष सर का कॉल है। इतना कहकर बटलर ने समांथा को फोन दे दिया। संतोष के लिए समांथा का रवैया कभी अच्छा नहीं रहा था। उसने गुस्से में संतोष से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? फोन के दूसरे छोर पर संतोष ने पूछा, समांथा, क्या तेजस्वी मेरा बेटा नहीं है? ये सवाल सुनते ही समांथा ने ध्रुव की ओर देखकर अपने दांत पीस लिए। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। समांथा जानती थी कि ये ध्रुव का ही किया होगा। समांथा ने बगैर कुछ कहे फोन काट दिया। समांथा ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुम सच में काफी केपेबल हो ध्रुव। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन कितने अफसोस की बात है, पर तुमने गलती कर दी। एल्डो फैमिली संतोष पर कोई भरोसा नहीं करती है। वो तो सिर्फ एक मोहरा है। एल्डो फैमिली बहुत पावरफुल थी। वहीं संतोष एक बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास काफी बड़े लोगों का सपोर्ट था। गिल फैमिली संतोष की कैपेबिलिटी को देखकर हैरान थी और इसीलिए तेजस्वी को गिल फैमिली में जाने का मौका मिल गया था। संतोष की कॉल काटने के बाद समांथा ने फिर ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हारी सारी चालें पूरी हो गई या अभी और भी कुछ बाकी है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तुरुप का पत्ता अभी बाकी है। समांथा को ध्रुव पर हंसी आ रही थी। उसे लग रहा था कि मौत के मुंह पर आकर भी ध्रुव पावरफुल होने का नाटक कर रहा है। ध्रुव ने फिर से पूछा, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम बैकअप के लिए कॉल नहीं करोगी? बैकअप के लिए कॉल? बैकअप किस लिए? समांथा ने पूछा, जिस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें दफनाने के लिए। ध्रुव के इतना कहने पर समांथा जोर से हंसी। यू आर वेरी फनी मैन ध्रुव। तुम मरने से पहले भी मजाक कर लेते हो। उसी समय दरवाजे के बाहर लोगों के कदमों की आवाज आती सुनाई दी। बाहर खड़ी समांथा की आर्मी हैरानी से अपने चारों ओर देख रही थी। उनके चारों तरफ इतने लोग आ रहे थे कि सभी के हाथ पांव कांपने लगे। ऐसे मौकों पर एक गलती का मतलब होता है सभी की मौत। इसलिए समांथा की आर्मी एकदम शांत खड़ी थी। खुद समांथा भी हैरान थी, इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। तभी समांथा का फोन बजा। समांथा ने फोन उठाया तो देखा मिस्टर जोश की कॉल थी। समांथा के हेलो कहते ही फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, लेट हिम गो। मिस्टर जोश की आवाज में कोई दबाव नहीं था, ना ही कोई धमकी थी। समांथा ने मिस्टर जोश को समझाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे लड़के हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जोश हजारों लोगों को लेकर आया था, वो भी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। मिस्टर जोश ने समांथा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बात दोहरा दी। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, उसे जाने दो। मिस्टर जोश की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो नेगोशिएशन करने को तैयार ही ना हो, पर समांथा भी इतनी जल्दी झुकने को तैयार नहीं थी। उसने मिस्टर जोश को धमकाते हुए कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? मिस्टर जोश, ये ख्याल मन से निकाल दो। आज ध्रुव ने मुझे नाराज कर दिया है और अब अगर भगवान भी आ जाए तो भी वो ध्रुव को बचा नहीं सकते। पर मिस्टर जोश ने फिर से उसी नपी तुली आवाज में कहा, समांथा, उसे जाने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे डरती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको साफ बता दूं कि तुम ध्रुव को नाराज करने का रिस्क नहीं उठा सकती। मिस्टर जोश की बात सुनकर समांथा ने मुस्कुराकर अपनी अगली चाल चलनी शुरू कर दी। मिस्टर जोश, पता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था। तुम इतने सालों से यूपी में राज कर रहे हो, लेकिन आज जब तुमसे बात हुई तो पता चला कि तुम ध्रुव जैसे एक लड़के के लिए पालतू कुत्ता बनने को तैयार हो। समांथा ने मिस्टर जोश को छेड़ने के लिए हंसते हुए कहा, खैर, अब अगर तुम्हारी नजर खराब हो तो क्या किया जा सकता है। अगर तुम एल्डो फैमिली के लिए काम करते तो शायद ज्यादा फायदेमंद होते। अगर अभी भी तुम पीछे हट जाओ तो मैं एल्डो फैमिली से तुमको मिला सकती हूँ। समांथा को लगता था कि मिस्टर जोश सच में काफी काम का आदमी साबित होगा, क्योंकि इतने सालों से वो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अगर मिस्टर जोश ने एल्डो फैमिली को छेड़ने की कोशिश की तो इसके नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। मिस्टर जोश ने फोन रख दिया और वो समांथा के बंगले के बाहर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अंदर आने के बाद मिस्टर जोश ने समांथा को देखकर कहा,
समांथा, अब तुम हार क्यों नहीं मान लेती? समांथा कैसे हार मान सकती थी? उसकी नजर में ध्रुव, जिसने अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, एल्डो फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? समांथा ने हंसते हुए कहा, हार मान लो? मिस्टर जोश, क्या तुमने अपने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा कर दिया है या अभी और लोग बाकी है? समांथा की आवाज में एक टॉन्ट था। अगर यहाँ जरा सी भी बात बिगड़ी तो इतना बड़ा कत्लेआम होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तक किसी ने भी मिस्टर जोश को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया था, पर समांथा को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने शांति से कहा, लेकिन मिस्टर जोश, एल्डो फैमिली के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम चाहो तो और लोगों को बुला लो, पर आज ध्रुव यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मिस्टर जोश को भी उम्मीद नहीं थी कि एल्डो फैमिली के पास इतने एडवांस हथियार होंगे। समांथा का बंगला भी शहर और आबादी से इतनी दूर था कि अगर गोलीबारी शुरू हुई भी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। जब मिस्टर जोश ने देखा कि समांथा हार मानने को तैयार नहीं है, तो मिस्टर जोश ने अंतिम फैसला ले लिया। तो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो लड़ लेते हैं। आज हम लोग मरने तक लड़ेंगे। इतना कहकर मिस्टर जोश अपनी टीम को ऑर्डर देने ही वाले थे। अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो कम से कम 200-300 लोग मारे जाने वाले थे और सब कुछ बर्बाद हो जाने वाला था। समांथा ने मिस्टर जोश का ये रूप देखा तो डर से कांप उठी। जाहिर था कि वो लड़ना नहीं चाहती थी। अगर वो लड़ती तो इतनी लाशों के कारण लगभग सारी गवर्नमेंट मशीनरी उसके पीछे लग जाती, और अगर जांच चलती तो एल्डो फैमिली के सारे सीक्रेट्स जनता के सामने आ जाते। समांथा कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी नौबत आए। तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? समांथा गुस्से से दहाड़ते हुए मिस्टर जोश से पूछ रही थी। समांथा का सवाल सुनकर मिस्टर जोश तन कर खड़ा हो गया और हंसने लगा। उसने ध्रुव के पापा का नाम लेकर कहा, अब मैं तुम्हें एक नेक सलाह देता हूँ। शायद अभी भी गलती मानने में देर नहीं हुई है। ये नाम सुनते ही समांथा को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बुरी खबर सुन ली हो। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। यही हाल बटलर का भी था। उसने घबराहट में पूछा, मैडम, क्या मैं अपने लोगों को हथियार गिराने को बोल दूं? समांथा का गला सूख गया था और थोड़ी देर तक उसके अंदर एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने ध्रुव की ओर देखा और फिर मिस्टर जोश की ओर। मिस्टर जोश की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसने उसे मारने का मन बना लिया था। समांथा ने फिर ध्रुव की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सच में गिल फैमिली का असली डिसेंडेंट था। पूरे देश में केवल ध्रुव ही ऐसा था जिसे गिल फैमिली का असली वारिस कहा जा सकता था। समांथा की आंखों में निराशा आ गई थी। समांथा ने मन ही मन कहा, ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तभी ध्रुव की आवाज सुनाई दी। ध्रुव की आवाज में पोलाइटनेस थी। तुम्हारी एल्डो और मित्रन फैमिली में सभी लोग काफी स्मार्ट हैं। अगर लापरवाही से काम किया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ध्रुव ने समझाते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर समांथा ने ध्रुव की आंखों में देखकर पूछा, तुमको मित्रन फैमिली के बारे में कैसे पता चला? समांथा का कंफ्यूजन वैलिड था। आज तक गिल फैमिली को भी मित्रन के बारे में पता नहीं चल पाया। एल्डो फैमिली ने तेजस्वी की नकली पहचान बनाकर उसे गिल फैमिली के उत्तराधिकारी की रेस में खड़ा कर दिया था। इसके बाद भी ध्रुव को ये सब कैसे पता चला? ध्रुव ने जवाब में कहा, मित्रन फैमिली को आज पूरे बंगाल में कोई नहीं जानता। लोगों को लगता है कि वो अब खत्म हो गए हैं, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तेजस्वी मित्रन फैमिली का वंशज है। यही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि मित्रन फैमिली अब कहाँ है। मैं ये भी जानता हूँ कि 20 साल पहले तुम्हारे और मित्रन फैमिली के बीच क्या हुआ था। मुझे लगता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मित्रन फैमिली को पता चले कि तुम अभी भी जिंदा हो, है ना? और तुम ये भी नहीं चाहोगी कि मित्रन फैमिली को पता चले कि तुम्हारे पीछे स्टील ट्रियो का सपोर्ट भी है। ध्रुव के इतना कहने के बाद समांथा के पैर कमजोर पड़ गए थे। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो ध्रुव जानता था। अगर समांथा ने अभी ध्रुव को छोड़ दिया तो उसकी भयानक मौत होना तय है। ध्रुव बहुत कुछ जान गया था। ये राज खुले तो आज तक इतनी मुश्किल से तेजस्वी की जो पहचान बनाई गई थी वो खत्म हो जाएगी। गिल फैमिली के वारिस बनने का तो जिक्र भी करना बेकार था। एल्डो फैमिली के लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तुम? समांथा ध्रुव को घूर रही थी। वो अपनी हार से बौखला गई थी और उसे ध्रुव को गाली देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें मेरे सामने करने की? मित्रन फैमिली का बहुत नाम है। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी देना ही उनकी इंसल्ट होगी। तुम गिल फैमिली का नाम लेकर मित्रन को इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते।
जैसे ही मित्रन फैमिली को पता चलेगा कि गिल फैमिली ने जानबूझकर उन्हें उकसाने की कोशिश की है, तो गिल फैमिली को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर दोनों के बीच सिचुएशन ठीक रही तो बातचीत करके मसला हल हो सकता था, लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता था। भले ही मित्रन गिल फैमिली से जीत ना पाए, पर ध्रुव के आगे के रास्ते में रुकावट जरूर खड़ी हो जाती। इसलिए समांथा को यकीन था कि ध्रुव के पास जो जानकारी थी, ध्रुव वो किसी को बताने की हिम्मत नहीं करेगा। समांथा ने आगे कहा, भले ही तुमको गिल फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा हो, पर अभी तुम गिल फैमिली के लिए सिर्फ एक उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे जैसे और भी कई उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ये बातें किसी को नहीं बताओगे। समांथा को स्टील ट्रियो का पूरा सपोर्ट था, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। समांथा का बचपन फ्रांस में बीता था। जब समांथा जवान थी तो सैकड़ों लोग उस पर मरते थे। कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेल्दी फैमिली और अंडरवर्ल्ड डॉन भी उसे पाना चाहते थे, लेकिन समांथा ने अपनी आने वाली पीढ़ी और आल्डो फैमिली के भविष्य को ध्यान में रखकर सभी को मना कर दिया। आखिरकार समांथा ने शादी के लिए बंगाल की सबसे पावरफुल मित्रन फैमिली को हाँ किया, लेकिन शादी के 2 महीने भी नहीं हुए थे कि समांथा को पता चला कि उसके पति को कोई और लड़की पसंद थी और उसे समांथा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस समय समांथा निहायत ही खूबसूरत हुआ करती थी। शादी के बाद उसके पति ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया तो समांथा अपने पति को धोखा देने लगी। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ चल रहा था वो मित्रन फैमिली का खास था। समांथा उस समय निहायत ही खूबसूरत थी। उसने अपने प्रेम के जाल में मित्रन फैमिली के खास को फंसा तो लिया था, लेकिन समांथा को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सारी हरकतें एक रात में ही मित्रन फैमिली को पता चल जाएंगी। जैसे समांथा और उस शख्स की बातें सामने आई, वो शख्स फरार हो गया। समांथा के पति ने समांथा के साथ कोई मारपीट नहीं की, बल्कि उसने समांथा को बंगाल के एक पोर्ट में ले जाकर छोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि समांथा की इस हरकत के कारण मित्रन फैमिली की बदनामी हो। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी मित्रन फैमिली ने उसे जिंदा छोड़ दिया। समांथा को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से बच जाएगी। वो फ्रांस की आल्डो फैमिली से थी, इसलिए उसे स्टील ट्रियो के लोगों ने अपना निशाना बनाया था। भले ही आल्डो फैमिली में अभी भी सब ठीक ही चल रहा था, पर अब भी उनकी पहले जैसी इज्जत नहीं थी। समांथा एक जिद्दी औरत थी और वो कभी भी हार मानने को तैयार नहीं हुई थी, पर आज ध्रुव ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए समांथा बौखला गई थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए ध्रुव से कहा, आर यू सीरियस? तुम मित्रन फैमिली को मेरे और तेजस्वी के बारे में बताने की हिम्मत करोगे? मेरे जिंदा होने की खबर सुनकर क्या तुमको लगता है कि वो लोग कुछ भी करेंगे? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मित्रन फैमिली तुम पर विश्वास करेगी? हम लोग कभी पति पत्नी। समांथा की बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने अपना फोन निकाल कर किसी को फोन लगा दिया। ध्रुव फालतू टॉपिक पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। ध्रुव ने जो नंबर डायल किया था वो एक इंटरनेशनल नंबर था। किसे फोन कर रहा था ध्रुव? फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। वो शख्स ध्रुव का फोन देखकर खुश लग रहा था। ध्रुव, आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही लिया। ये आवाज निधि वर्मा के दादाजी की थी। ध्रुव ने उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और डायरेक्ट अपने मतलब की बात पूछी। क्या मैंने आपसे जो तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार है? निधि के दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स। हालांकि अब मेरा उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा जितना कभी होता था। तुमने कहा था कि तुम जयदेव को अपने साथ लेकर जा रहे हो, है ना? जवाब में ध्रुव ने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स। निधि के दादाजी फोन के दूसरी तरफ से हंसते हुए बोले, बेटा, तुम सच में काफी केपेबल हो। निधि के दादाजी से बात करने के बाद ध्रुव फिर से जयदेव को फोन करने ही जा रहा था कि समांथा ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। समांथा के हाथ कांप रहे थे। समांथा जानती थी कि ध्रुव जिस बूढ़े से बात कर रहा था वो गौरदास वर्मा था। वो ये भी जानती थी कि गौरदास ने जिस जयदेव का जिक्र किया था वो कौन था। समांथा के हाव भाव देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैं जीत गया हूँ। समांथा के हाथ कांप रहे थे और उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसकी आंखें बेजान हो गई थीं। वो किसी से नजरें मिलाए बगैर कहने लगी, शुरुआत से ही तेजस्वी की सारी इन्फॉर्मेशन को मैं ही सीक्रेटली कंट्रोल करती आ रही हूँ। मैंने तेजस्वी की आइडेंटिटी, उसका स्कूल, साइंस की दुनिया में उसका इतना नाम, उसकी फाउंडेशन, बिजनेस और तो और मैंने गिल फैमिली में भी उसकी पहचान को कंट्रोल किया था। मैंने तेजस्वी
उसके बटलर और कुछ और लोगों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड तृप्ति को हर्ट करने के लिए मजबूर किया था। समांथा ने इतना कहकर अपनी पलकें झपकाकर ध्रुव को देखकर कांपते हुए कहा, हालांकि मुझे तुम्हारे इतने पावरफुल बैकग्राउंड की उम्मीद नहीं थी ध्रुव। वर्मा और पांड्या फैमिली चाहें तो आल्डो फैमिली को आसानी से हरा सकती थी। ऊपर से ध्रुव के पापा का नाम ही काफी था। इसके बाद ध्रुव के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उन सब ने मिलकर समांथा को हार मानने के लिए मजबूर कर दिया था। ध्रुव के पापा को गिल फैमिली का सबसे रूथलेस इंसान माना जाता था। उनका नाम सुनने के बाद समांथा ने हाथ खड़े कर दिए थे। अपने पापा के कारण ही ध्रुव न केवल गिल फैमिली का उत्तराधिकारी था बल्कि यंग मास्टर भी था। पर ये सब ध्रुव ने पापा के नाम से नहीं कमाया था। ये सब उसने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से हासिल किया था। समांथा को देखकर ध्रुव को कोई दया नहीं आ रही थी। तृप्ति का बदला इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। ध्रुव ने तीखी नजरों से उसे देखकर कहा, क्या तुम अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रही हो? क्या तुमको लगता है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं, अगर तृप्ति को कुछ हुआ तो तुम्हारे लड़के को भी वहीं दफना दूंगा। ध्रुव के पास पूरा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था जहां से वो सारी दुनिया की जानकारी जुटा सकता था, जिसका इंचार्ज जसविंदर सिंह था। ध्रुव ऐसी कई बातें भी जानता था जो मित्रन फैमिली खुद भी नहीं जानती थी। उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक डार्क वेब की तरह था जिसे सारी दुनिया ने मौजूद मर्सनरीज आर्मी ने बनाया था और वही इसे चला रहे थे, जिसमें ध्रुव ने 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। समांथा ने अपना फोन निकालते हुए कहा, मैं अभी उसे फोन करूंगी। ये मामला सुलझाया जा सकता है। वो हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर उसने ऐसे ही हार मान ली तो पिछले कई सालों की उसकी मेहनत बेकार चली जाती। अगर तेजस्वी फेल हुआ तो इसका मतलब था कि स्टील ट्रियो की फेलियर हुई है। स्टील ट्रियो के लोगों ने तेजस्वी को ट्रेन करने में सालों मेहनत की थी, अरबों रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा आल्डो फैमिली पर उन लोगों ने जो भरोसा किया था वो भी बर्बाद हो जाएगा। समांथा ने तुरंत तेजस्वी को कॉल किया। यहाँ जो कुछ भी हुआ था तेजस्वी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तेजस्वी का मूड बहुत ज्यादा खराब था। ध्रुव ने अचानक आकर उसकी पावरफुल पोजीशन को तगड़ा झटका दिया था। इसके साथ ही ध्रुव उसके सारे पैसे भी ले गया था। अपनी माँ की कॉल देखकर तेजस्वी ने झट से फोन उठाकर कहा, माँ, तुमने मुझे इस समय कॉल क्यों किया? समांथा ने उसकी बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बेहद घबराई हुई थी। तुम कहाँ हो? समांथा के सवाल पर तेजस्वी ने हकलाते हुए जवाब दिया, माँ, मैं और कहाँ हो सकता हूँ? वैसे भी मैं अभी वर्मा फैमिली के यहाँ जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि मेरी जूनियर निधि का ध्रुव के साथ कुछ रिलेशन है। तेजस्वी के साथ आज क्या हुआ था? तेजस्वी ने किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं की थी। जैसे ये बात लोगों को पता चलेगी तेजस्वी के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। किसी भी बड़ी फैमिली में इनकॉम्पिटेंट लोगों की कोई जगह नहीं थी। तेजस्वी को इतना विश्वास था कि अगर वो जिंदा रहा तो ध्रुव से अपने पैसे वसूल ही लेगा। समांथा ने कहा, तुमको वहाँ अपनी तरफ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर तेजस्वी ने हैरानी से पूछा, पर माँ क्यों? समांथा ने सख्ती से कहा, ये मामला अब खत्म हो गया है। तुम्हारे और ध्रुव के बीच जो हुआ वो सुलझा दिया गया है। तेजस्वी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ समांथा किस बारे में बात कर रही थी। समांथा वही थी जिसने सारी प्लानिंग खुद बनाई थी। समांथा ने ही तेजस्वी से ध्रुव की सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के लिए कहा था और ध्रुव के ताकतवर होने से पहले ही उसे दबाने के लिए आल्डो फैमिली के रिश्तों का भी इस्तेमाल किया था। तेजस्वी और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, पर समांथा ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, मैं कहती हूँ तुम तुरंत आओ और ध्रुव से माफी मांगो। तेजस्वी हैरानी से चिल्लाया, पर माँ क्यों? तेजस्वी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और कहता चला गया, मैं आज ध्रुव से मिला था। उसके काम करने का तरीका थोड़ा खतरनाक है। हालांकि अगर हम आल्डो फैमिली और तुम्हारे बीच के रिश्ते को इस्तेमाल करेंगे तो मेरा पैसा। उसकी बात बीच में काटते हुए समांथा ने कहा, शट अप। मैंने कहा अभी यहाँ आओ तुरंत। इतना कहने के बाद समांथा ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, मिस्टर गिल, जो हो गया सो हो गया। आओ इस मामले को यहीं खत्म कर दें। ध्रुव ने उसे घूर कर देखते हुए पूछा, अगर मेरा जवाब ना हो तो? समांथा कुछ देर तक ध्रुव को एकटक देखती रह गई, फिर पूछा, मिस्टर गिल, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रात बिताऊं? अपनी उम्र में समांथा वाकई बेहद खूबसूरत थी। अब भले वो बूढ़ी हो गई हो, पर उसका चार्म अब भी बरकरार था। समांथा आदमियों की फितरत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने ध्रुव को रात बिताने का ऑफर दे दिया था।
समांथा ने अदाएं दिखाते हुए फिर से पूछा। बताइए मिस्टर गिल, आप क्या मेरे साथ रात बिताना चाहते हैं? ध्रुव ने सख्त आंखों से कहा। नहीं, मैं चाहता हूं कि जो लोग इस कंस्पिरेसी में शामिल थे वो सब मारे जाएं। मुझे तुम्हारी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं बहुत विंडिक्टिव हूं। मैंने सोच लिया तो बदला लेकर रहता हूं। ध्रुव उत्तर प्रदेश आया ही इसलिए था कि मित्रन से मुलाकात हो सके, पर उसे बाकी लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात होने की उम्मीद नहीं थी। जब उसे तेजस्वी के बैकग्राउंड के बारे में पता चला, तब से ध्रुव भी हैरान था। स्टील ट्रियो का इन्फ्लुएंस पूरे एशिया में बहुत अच्छा था और कोई कानून नहीं था जो इन्हें गिरफ्त में ले सके। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि गिल फैमिली का वारिस बनाने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से काम कर रहा होगा। न ही उसे ये उम्मीद थी कि तेजस्वी मित्रन का बैकग्राउंड इतना पावरफुल होगा। आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ध्रुव को और भी ज्यादा शॉकिंग बातें पता चली, जैसे कि तेजस्वी असल में मित्रन फैमिली का सदस्य था। मित्रन फैमिली पहले से ही काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रही थी। सारी ताकतों के बारे में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ध्रुव और भी ज्यादा हैरान था। ध्रुव ने तभी सोच लिया था कि उसे हर कदम तेजी से उठाना होगा ताकि वो इस परेशानी को जड़ से उखाड़ सके, क्योंकि अब गोली बंदूक से निकल चुकी थी। इसलिए ध्रुव के पास अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। समांथा अपने हाथों से ध्रुव को सहलाने जा रही थी, पर ध्रुव की सख्त आंखों को देखकर समांथा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ध्रुव की आंखों की सख्ती देखकर समांथा डर गई थी। समांथा को इसका काफी एक्सपीरियंस था। आमतौर पर जब मैच्योर औरतें किसी जवान लड़के को सेड्यूस करना चाहती हैं, तो लड़कों के पास कोई मौका होता नहीं है। खासकर ध्रुव की उम्र के लड़के जल्दी फिसल जाते हैं। और ध्रुव की सख्त नजरों ने समांथा को ही डरा दिया था। ये नजरें स्टील ट्रियो की तुलना में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। समांथा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ध्रुव पर उसका असर क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए समांथा ने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, मिस्टर गिल, एल्डो फैमिली वुड बी इन योर सर्विस, एनी सर्विस फॉर यू। आप जो चाहे हुक्म दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। समांथा ने आंखें मटकाते हुए फिर से कहा, प्लीज मिस्टर गिल, अगर आप चाहे तो एल्डो फैमिली की हर चीज आपकी हो सकती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। ध्रुव उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ध्रुव एल्डो फैमिली की अपार दौलत के बारे में अच्छे से जानता था। ये बंगला जहाँ समांथा रह रही थी, वो भी किसी महल सा दिखता था। हालांकि ये शहर से बहुत दूर था, लेकिन शानदार था। ध्रुव बाहर गया और इधर उधर टहलने के बाद कुछ सोचकर उसने समांथा से कहा, समांथा, पुलिस को फोन करो। समांथा समझ नहीं पाए ध्रुव क्या कह रहा था। कंफर्म करने के लिए समांथा ने फिर से पूछा, क्या पुलिस को? पर क्यों मिस्टर गिल? ध्रुव ने कैजुअली कहा, आग लगने की रिपोर्ट लिखवाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद ध्रुव ने मिस्टर जोश को आंख से इशारा किया। मिस्टर जोश ने हाँ के अंदाज में अपना सिर हिलाया। वो अच्छे से जानता था कि ध्रुव क्या करने को कह रहा है। फिर उसने तुरंत ही एल्डो फैमिली के शानदार बंगले को आग के हवाले कर दिया। पूरा बंगला धू धू कर जलने लगा। थोड़ी देर में फायर फाइटर भी आ गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ध्रुव ने पूरा बंगला जलाकर राख कर दिया था। समांथा ध्रुव को घूर रही थी। लग रहा था जैसे वो ध्रुव को कच्चा चबा जाएगी। उसने ध्रुव को धमकी देते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगी? समांथा गुस्से में कांप रही थी, पर ध्रुव पहले की तरह बेखौफ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टील ट्रियो के लोग यहाँ नहीं आ सकते। अगर आ भी गए तो बहुत कम लोग ही आएंगे। अगर वो यहाँ आ पाते तो वो तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर यहाँ न रखते। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और अगर आ भी गए तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। एल्डो फैमिली का पूरा विला जल चुका था, लेकिन ध्रुव बेहद शांत था और ध्रुव को अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा बंगला जलाने के बाद भी ध्रुव को लग रहा था कि वो अपना घर जलाने का बदला पूरा नहीं ले पाया था। वो और भी कुछ करना चाहता था, पर तभी निहाल का कॉल आ गया। निहाल थोड़ा घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। ध्रुव सर, मैंने गिल फैमिली के असिस्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है। उसने कहा है कि वो भी आपसे मिलकर कुछ कहना चाहती है। गिल फैमिली के उत्तराधिकारी के तौर पर ध्रुव ने केवल पहला कदम उठाया था। असली खून खराबा होना तो अभी बाकी था, क्योंकि आज की गिल फैमिली की विरासत को पाना पुराने जमाने के राज परिवार को पाने से कम नहीं था। ध्रुव ने निहाल को जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे भी उससे कुछ कहना है। इससे पहले कि निहाल असिस्टेंट को फोन देता, उसने ध्रुव को याद दिलाते हुए कहा, सर,
आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आप उससे बात करते वक्त अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। ध्रुव ने हाँ कहा और निहाल ने फोन गिल फैमिली के असिस्टेंट को दे दिया। ध्रुव, ट्राई। फोन के दूसरी तरफ से एक खूबसूरत लड़की की आवाज सुनाई दी। जवाब में ध्रुव ने कहा, यस इट्स मी। फोन के दूसरी तरफ असिस्टेंट कुछ अच्छे मूड में नहीं लग रही थी। वो अभी तक गिल फैमिली के बहुत से वारिसों से मिल चुकी थी और सभी ध्रुव से बेहतर लग रहे थे। असिस्टेंट ने फिर से पूछा, क्या आप तेजस्वी से मिले थे? ध्रुव ने बहुत डायरेक्ट जवाब दिया, मैं उससे मिल चुका हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ध्रुव के इस तरह पूछने पर असिस्टेंट का मुंह बन गया। उसने थोड़े अजीब लहजे में कहा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है। क्या आपने फैमिली रूल बुक नहीं पढ़ी? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मुझे तेजस्वी ने ही वहाँ इनवाइट किया था। मेरे वहाँ जाने से पहले मैं सच में नहीं जानता था कि वो भी गिल फैमिली का उत्तराधिकारी है। इसके अलावा उसने मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इनवाइट किया था। मैं अपने देश के फायदे, अच्छे रिटर्न और रेपुटेशन वाले ऐसे प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकता। ध्रुव के ऐसा कहने के बाद असिस्टेंट सोच में पड़ गई। ये सच था कि ध्रुव ने नियमों को नहीं तोड़ा था। ओके। असिस्टेंट ने आगे कहा, आज रात में मिलने का समय तय करिए। आज के बाद आपको मुझे अपनी हर एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करना होगा। वो थोड़ी डोमिनेटिंग स्वभाव की लग रही थी और ध्रुव को ये पसंद आ रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। तेजस्वी ने आज रात मेरी एबिलिटीज देखी तो उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उसने मेरे नाम पर 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। इसके बाद वो मुझे अपनी सारी बची हुई प्रॉपर्टी और एसेट्स भी देना चाहता था। आपको क्या लगता है, अगर मैं उसे मना करता तो ये थोड़ा अरगेंट लगता, और अगर वो अपनी खुशी से देना चाहता है तो मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशी होती। ध्रुव इतने कैजुअल तरीके से बात कर रहा था जैसे अरबों नहीं हजारों की बात कर रहा हो। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट के मुंह से निकला, क्या? ये सुनकर असिस्टेंट की आंखें सिकुड़ गई थी। तेजस्वी की नेट एसेट्स ही 30,000 करोड़ रुपए के थे। अब तेजस्वी के पास केवल 14,000 करोड़ रुपए ही बचे थे। वो इतना पैसा ध्रुव को कैसे दे सकता है? असिस्टेंट को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने तुरंत कहा, नहीं, आप नहीं ले सकते। उसके मन में ध्रुव का इम्प्रेशन अच्छा नहीं था और ये बातें सुनकर ध्रुव का इम्प्रेशन और भी कम हो गया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, मैं क्यों नहीं ले सकता? आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती हैं। ध्रुव की बात सुनकर असिस्टेंट हैरान रह गई। ध्रुव को उसे मजबूर करने का क्या मतलब था? पैसा तेजस्वी का था। असिस्टेंट ने गिल फैमिली के सभी उत्तराधिकारियों की जांच की थी, जिसमें तेजस्वी के होल्डिंग्स को देखकर वो समझ गई थी कि तेजस्वी इन्वेस्टमेंट करने के मामले में काफी टैलेंटेड था। बस तेजस्वी की एक खराबी थी कि तेजस्वी एक यंग ग्रेजुएट था। उसे विदेशी बाजारों की अच्छी समझ थी, पर एशियन मार्केट के बारे में कोई खास समझ नहीं लग रही थी। और आने वाला समय एशियन मार्केट का था। भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड के मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर तेजस्वी को इसकी कम समझ थी। वहीं ध्रुव इंडियन मार्केट से बाहर ही नहीं गया था। असिस्टेंट ने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, ध्रुव, भले ही तेजस्वी चाहता हो, पर गिल फैमिली में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला है। इतना कहकर असिस्टेंट ने फोन रख दिया। निहाल असिस्टेंट के ठीक सामने खड़ा था, इसलिए उसने असिस्टेंट के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ते देखे थे। निहाल ध्रुव को कुछ नहीं समझा पाता था, इसलिए उसने लाचारी में अपना माथा पीट लिया। ध्रुव को समझाया था कि असिस्टेंट के सामने ढंग से बात करे। इधर दोनों के बीच बात खत्म होते ही तेजस्वी को एल्डो फैमिली की तरफ से एक फोन आया। ये कॉल समांथा ने नहीं बल्कि तेजस्वी के दादा विलियम एल्डो ने किया था। ग्रैंडपा, आप? तेजस्वी कश्मकश में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने दादाजी को ध्रुव के बारे में बताए या न बताए। अगर उसके दादा को पता चल गया कि ध्रुव को एल्डो फैमिली के बारे में सारी जानकारी है, यहाँ तक कि उसके पापा के बारे में भी पता है, तो पता नहीं दादाजी कैसे रिएक्ट करे। तेजस्वी, जल्दी करो और गिल फैमिली के असिस्टेंट को कॉल करो। ग्रैंडपा विलियम काफी सीरियस लग रहे थे, पर उनकी बात आगे सुने बगैर ही तेजस्वी ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, पर ग्रैंडपा, मेरे पास ध्रुव को बेनकाब करने का कोई तरीका नहीं है, न मेरे पास कोई सबूत है। मैंने ही उसे आज रात के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, पर अब मुझे लग रहा है कि उसने काफी पहले मेरे पीछे इंटेलिजेंस टीम लगा रखी थी। विलियम ने कुछ नहीं कहा। जाहिर था कि तेजस्वी उनकी बात का मतलब समझ नहीं पाया था। कुछ देर रुकने के बाद विलियम ने फिर से कहा, तेजस्वी, तुम असिस्टेंट को कॉल करके बता दो कि तुम गिल फैमिली के उत्तराधिकारी का दावा छोड़ रहे हो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया है। अब जो मैंने कहा वो जल्दी करो। क्या? तेजस्वी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके ग्रैंडपा उससे हार मानने को कह रहे थे। तेजस्वी अगर गिल फैमिली का वारिस बन जाए तो एल्डो फैमिली की कंडीशन सुधर सकती थी, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं बची थी।
हाँ तेजस्वी, तुमने ठीक सुना। तुम्हें ये दावा छोड़ना होगा और अपना सारा पैसा ध्रुव को ट्रांसफर कर दो। विलियम ने फिर से तेजस्वी को समझाते हुए कहा। उनकी आवाज में एक उतावलापन था। उधर ग्रैंडपा की बात सुनकर तेजस्वी गुस्से से फटने वाला था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि अपने ग्रैंडपा की बात ठीक से वो सुन नहीं पा रहा है। क्या उसके ग्रैंडपा उससे अपना सारा पैसा ध्रुव को ट्रांसफर करने को कह रहे थे? ये कैसे हो सकता है? जब तेजस्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो विलियम ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो, एक पल की भी देरी मत करना। स्टील ट्रायो के लोगों का भी यही कहना है। स्टील ट्रियो का नाम सुनकर तेजस्वी को सच में शौक लगा। आल्डो फैमिली को स्टील ट्रियो सपोर्ट करता था, जिसके बारे में तेजस्वी शुरू से जानता था। पर जब उसके ग्रैंडपा ने स्टील ट्रियो का नाम लिया तो तेजस्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेजस्वी पहले ध्रुव के पास जाकर उससे कुछ नेगोशिएट करना चाहता था, फिर वापस जाकर आल्डो फैमिली के साथ इस बारे में डिस्कस करना चाहता था। पर उसके ग्रैंडपा उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि तेजस्वी तुरंत उनका कहना मान ले। आल्डो फैमिली के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब उसके ग्रैंडपा ने इस बारे में बात करने की पहल की हो। नहीं तो ग्रैंडपा ने आज तक कभी गिल फैमिली का वारिस बनने के टॉपिक पर बात नहीं की थी। वहीं ग्रैंडपा विलियम आल्डो खुद भी हैरान थे। इतने सालों की मेहनत, इतने पैसे खर्च करने के बाद आज स्टील ट्रियो के लोगों ने विलियम को पर्सनली बुलाकर समझाया था कि तुरंत आल्डो फैमिली अपना दावा छोड़ दे और ध्रुव के साथ अपने सभी पंगे तुरंत खत्म कर दे। ग्रैंडपा ने तेजस्वी से ज्यादा बातें नहीं की और बस इतना कहा, ध्रुव के साथ खिलवाड़ मत करो। विलियम से स्टील ट्रियो ने जो कुछ भी कहा उसके आगे विलियम ने कोई सवाल भी नहीं किया। पता नहीं क्यों उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अच्छे से जानते थे कि ध्रुव के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। अगर कोई स्टील ट्रियो को मजबूत कर सकता है तो वो तो बहुत ही ताकतवर इंसान होगा। और ग्रैंडपा विलियम का शक जसविंदर पर था, जो ध्रुव की तरफ खड़ा था। तेजस्वी की बोलती बंद हो गई थी तो उसके ग्रैंडपा ने कहा, ओके तेजस्वी, मैंने जो कहना था कह दिया और मैंने जो कहा उसे तुरंत पूरा करो। इतना कहते ही ग्रैंडपा विलियम ने फोन काट दिया। फोन के कटते ही तेजस्वी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा ने ये कहने को कहा था। ग्रैंडपा उससे गिल फैमिली की विरासत का दावा छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी विरासत छोड़ने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करेगा। आखिर स्टील ट्रियो ने अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए?